PCO is a very common topic. आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि why am I here and talking about PCO? But today I'm taking to a new journey of PCO. Probably मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया सिराजुद्दौला साहब ने और कुछ मैडम ने. But the PCO is although very common, but it is poorly understood disease so far. इसकी जर्नी शुरू होती है पीसीओ की 1935 से, व्हेन स्टाइन एंड लेमनथॉल ने पहली दफ़ा इसका मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिंट किया और उन्होंने मुश्किल से 13 या 14 पेशेंट्स का मैन्यूस्क्रिप्ट दिया था. उसके बाद पीसीओ का जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ना शुरू होते चले गए. 1992 में फर्स्ट टाइम इसको टर्मिनोलॉजी दी गई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. उससे पहले ये स्टाइन लेमनथॉल सिंड्रोम के नाम से जानी जाती थी. और ये इस पे तवज्जो इसलिए दी गई कि द इंसिडेंस एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स वर इंक्रीजिंग रैपिडली फ्रॉम सिंस 1935 टू 1922. सो ये एक स्टडी इसकी प्रेवलेंस की हुई है लाहौर में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में. बुक्स में अगर आप देखें, लिटरेचर में देखें तो इसका इंसिडेंस इज़ ऑलमोस्ट 9 to 10%. बट ये 2015 में इस इंसिडेंस हैज़ गॉन अप टू 52% और प्रॉबली इट इज़ राइजिंग. सो यही इस वक्त एक क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ राइजिंग एंड व्हाट टू डू विद पीसीओ. पीसीओ इज़ नॉट एज सिंपल कि आप उसको डायग्नोज करें पीसीओ एंड यू स्टार्ट विद इंड्यूसिंग द पेशेंट्स विद ओवुलेशन एंड इंडक्शन मेडिसिन्स. पीसीओ इज़ समथिंग बियॉन्ड द इनफर्टिलिटी. पीसीओ आपको पता है कि नॉर्मली प्रेजेंटेशन है उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड, ओबेसिटी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड ऑल दिस. बट एक चीज़ जो हमेशा पजल करती रही डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, कि एक कॉमन पिक्चर पेशेंट्स पीसीओ के पेशेंट्स में नहीं मिलती. पीसीओ के पेशेंट्स दे कम अप विद पीसीओ एंड दे हैव डिफरेंस ऑफ सिम्टम्स. किसी में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो ओबेसिटी नहीं है, ओबेसिटी है तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म नहीं है, पीसीओ मॉर्फोलॉजी है तो नहीं है. तो ये जो वेरिएशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स थी इसने पजल किए रखा सारों को और उसी वजह से एक यूनिफाइड डेफिनेशन पीसीओ की बनी नहीं पाई. 92 से हुई शुरू डेफिनेशन बनना, 93, 99, फिर रॉटरडैम 2003, 2010 NHS and 2018 very recently ASHRAE. Still we were not able to define PCO क्योंकि हमें PCO की समझ ही नहीं आई कि PCO है क्या. But last 4-5 years now the light been thrown into PCO etiology और अब हमें समझ आनी शुरू हुई है और उसी पे एक्चुअली मैं आपसे बात करने लगा. हम ये समझते रहे कि ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेंस्ट्रुअल इश्यूज ये सारे पीसीओ के साथ हैं. लेकिन बाद में ये पता चला कि देयर इज सम अननोन फैक्टर बिहाइंड. उसकी वजह से पीसीओ भी हो रहा है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म भी हो रहा है, ओबेसिटी भी हो रही है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हैं. It is not the PCO to be blamed. Is there some other factor along with PCO you can see other signs and symptoms, and what is that factor? और उसके पीछे फिर भागना शुरू हुए साइंटिस्ट. एंड 2006 में पहली बार एक सर्टिफाइड एक एक्रेडिटेड theory of PCO के बारे में आई. And they said PCO is genetically determined and whose clinical and biochemical changes depend on the interaction between genetic and environmental factors. So PCO is a combination of genetic factors and environmental factors. Again, this is a class of epigenetics. Dr. Zainab ने भी कहा epigenetics is a new medicine. इसको 8-10 साल हुए हैं और इसमें बहुत सारी मेडिसिन डिजीज़ इसके घेरे में आती जा रही हैं. एंडोमेट्रियोसिस इज़ वन ऑफ देम जो कि हमारे इंटरेस्ट की है. This PCO and almost all cancers, they are coming under the heading of epigenetics. So these two factors, genetic factors and environmental factors. लेकिन genetics इसके different है PCO की. It is not like Mendelian disorders. ये chromosome disorder नहीं है कि chromosomal aneuploidy नहीं है इसमें. मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं है लाइक थैलासीमिया या ऐसे जिसमें एक जीन खराब है और इट विल गो ऑन जनरेशंस. इसमें डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड बाय डीएनए.
इट इज़ इनहेरिटेड थ्रू सरप्राइजिंगली नॉन कोडिंग डीएनए। यही जो सिराज साहब बता रहे थे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, काम मेरा काफ़ी आसान कर दिया उन्होंने। बट व्हाट इज़ नॉन कोडिंग डीएनए? ये एक पिक्चर देखिए, इसमें पॉइंटर कहाँ से होगा? एनीवे यहीं से चले। अच्छा, इसमें आप दो रीजन्स देख रहे हैं, व्हाट इज वन इज एक्सॉन एंड द अदर इज इंट्रॉन। ये सब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जो एक्सॉन्स हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो एक्सॉन्स हैं ये कोडिंग रीजन्स हैं। यहाँ डी एक जीन है जो फिक्स है, जीन प्रिंट है, और ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, देन ऑन एंड देन ऑन। These introns, these are non-coding regions of DNA. ये ट्रांसफर नहीं करते हैं characteristics को. They provide a linkage between two exons, but still, क्योंकि ये खुद DNA sequence तो है ही, तो फिर ये non-coding क्यों है? Why they are not coding? Coding के लिए you need methylation. जैसे उन्होंने कहा, मिथाइलेशन होगी, इन न्यूक्लिक एसिड के साथ मिथाइल ग्रुप लगेगा, दे विल बिकम न्यू कोड्स। जैसे आप कंप्यूटर में एक नया कोड डाल दें, तो जब, और ये इन पे कोड डेवलप होता है, लेकिन ये उस जनरेशन में होता है, उस एक इंसान में होता है, एंड दिस कोड entirely depends upon the environment that person is facing. But when this DNA replicates to sperm or a gamete, ये स्लेट की तरह साफ हो जाता है, इंट्रॉन्स की कोडिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, इट इज नॉट रेप्लिकेबल, बट ओनली एक्सॉन्स, द जो परमानेंट कोड है वो रेप्लिकेट करता है। सो व्हेन द zygote is formed, if mother is having these introns और उसकी मिथाइलेशन हुई हुई है, उन पे न्यू कोड्स हैं, बट व्हेन गैमेट इज फॉर्म्ड, व्हेन द zygote is formed, ये साफ हो जाएंगे स्लेट की तरह। तो zygote will have fresh clean introns, non-coding DNA. बट अगर वो भी फेस करता है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें उसकी मिथाइलेशन होगी, तो इन इंट्रॉन्स की नए सिरे से मिथाइलेशन शुरू हो जाएगी, एंड दे विल फॉर्म ए न्यू कोड। एंड इन पीसीओ you see कि this maternal phenotype, if mother is PCO and unoptimized, she is active PCO patient, उसके अपने phenotypes हैं जो इस इंट्रॉन्स में हैं, but her embryo is formed उस मेटर्नल फिजियोलॉजी की वजह से, उसकी ओबेसिटी की वजह से, उसके हाइपर एंड्रोजिनिज्म की वजह से, उसके जाइगोट के ये इंट्रॉन्स जो हैं इस पे नए कोड्स बनेंगे, एंड दैट बेबी विल बी डिलीवर्ड विद द कोड्स टू हैव पीसीओ इन फ्यूचर। एंड जब उस बच्चे को कोड्स एक्टिवेट, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, एंड फिर एक नया पीसीओ का एक इंडिविजुअल सामने आएगा। अब पीसीओ से लिंक्ड तकरीबन मोर देन 100 कोड्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं इस तरह के, जो कि फिनोटाइप डेवलप करते हैं पीसीओ की, एंड दीज codes which are new codes, I told you, which cannot be replicable, they are more than 100 and they can be found on every organ. और हमारे इंटरेस्ट में जो ऑर्गन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रैनुलोसा सेल एंड एंटर फॉलिकल्स, दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये जो कोड्स हैं ये एक इंडिविजुअल में हैं, दूसरे पीसीओ में डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोर देन 100 कोड्स आर फाउंड विच आर न्यू इन दैट पेशेंट बिकॉज ऑफ द पीसीओ मदर्स। ये तो जेनेटिक होगी इनहेरिटेंस। सो जेनेटिक में जो लेसन ये है कि इट इज नॉट डीएनए थ्रू डीएनए, इट इज न्यू कोड फॉर्म्ड एट व्हेन देयर इज एम्ब्रियो, व्हेन यू आर एम्ब्रियो फ्रॉम द मैटरनल फिनोटाइप। तो सेकेंड, अब इस नए कोड को करंट चाहिए बाहर आके, जब ये बेबी डेवलप करेगा, जब बर्थ हो जाएगी, उस कोड को भी फिर कुछ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सो देन इट कम्स द एनवायरनमेंट which activates those codes, and those codes start producing bad proteins. So 3 major environmental factors which are linked with PCO now. One is diet, other is endocrine disrupting chemicals, just madam has elaborated this, and then the very important circadian cycle disruption. मेरा चूंकि ताल्लुक इस पर डाइट से है, मैं बाकी दो बात नहीं करूँगा टाइम की कमी से, but circadian cycle rhythm is also very important. So
out of these three, diet is recognized as one of the most important and major contributor to growing prevalence of PCO globally. As I told you, it has gone up to almost 55%, and diet is the major role. Diet करती क्या है? What is the role of diet? Diet ने क्या काम खराब करना है? That is important. एक नई टर्म है, एक एक्रोनिम है, डॉगमा, dysbiosis of gut microbiome. What is this? I tell you. Before that, human microbiome. इसको किसी ने तवज्जो नहीं दी हुई थी कुछ अर्से तक, but it is now of paramount importance. This microbiome is your first army to defend, not like our army. It is your first army to defend. And this microbiome is a community of microorganisms that can usually be found living together in given habitat or ecosystem. These are the number of bacteria that is usually found in human microbiome, human gut. But these सारे ये जो बैक्टीरिया हैं ये different concentration में मिलेंगे different individuals में. सारे एक जैसे नहीं है. मेरी जो microbiome की concentration है वो आप में किसी और से different होगी. But होंगे यही 6-7. So this difference of microbiome population person to person is known as diversity, and we call it alpha diversity. अब ये diversity देखें इतनी important है कि इसमें lactobacilli, which is on the top of the list, it is the most common bacteria found in females. Even this is found in endometrium. It is found in vagina. अब तो हम IVF के लिए अगर repeated implantation failure है तो we look for the lactobacilli in the endometrium. Whereas in males, this is the fourth bacteria, which is Prevotella, which is in more abundance in males as compared to in females. अगर आप switch कर देंगे, Prevotella female की gut में ज़्यादा हो जाएगा, lactobacilli कम हो जाएगा, that lady will start producing testosterone. That is so much important role of human microbiome. The gut microbiome, they are gut now, you know, it is now known as second brain of the body. कैसे वो मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि it regulates the physiological functions both ways, neurologically, endocrinologically. माइक्रोबायोम का पीसीओ से जो ताल्लुक पहली दफ़ा वो 2012 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी थी जिन्होंने कहा कि यस दिस डिसबायोसिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ पीसीओ. एंड व्हाट इज डिसबायोसिस? डिसबायोसिस का मतलब ये है कि आपके जो बैक्टीरिया है नॉर्मली जो आप हार्बर कर रहे हैं इंटेस्टीन में वो चेंज हो जाएं और किसी और क्लास में चले जाएं जो नॉर्मली आपकी बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, यानी बैक्टीरियॉइड्स हो जाएं, लैक्टोबैसिली कम हो जाएं, तो दैट इज नोन एज डिसबायोसिस. सो डिसबायोसिस विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई 2012 में, उन्होंने रैट्स के रैट्स लिए उनको पीसीओ में कन्वर्ट किया बाय गिविंग देम लेट्रोजोल. इट इज़ नोन एज लेट्रोजोल रैट मॉडल. उनको इतनी लेट्रोजोल कि उनकी ओवरीज जो हैं वो पॉलीसिस्टिक हो गई. फिर उन्होंने उनके गट से बैक्टीरिया को सस्पेंड किया, निकाला, फिल्टर किया, एंड दे ट्रांसफर्ड or transplanted those bacteria into healthy rats, and those healthy rats developed PCO just by having abnormal bacteria in their gut, and those bacteria came from PCO rats. Not only this, उन्होंने इन्हीं unhealthy rats को healthy rats के साथ co-house किया, एक ही पिंजरे में रखा. healthy rats ज़्यादा थे, unhealthy rats कम थे, तो healthy rats की जो feces थी अनहेल्दी रैट्स के खाने से वो भी ठीक हो गए. तो इट इज़ नाउ इट इज़ नोन एज फीटल माइक्रोबेटर ट्रांसप्लांटेशन, और इस पर हो रही है कि इसको एज ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाए इन पीसीओ पेशेंट्स. सो दैट इज़ हाउ पीसीओ इंड्यूसेस. जब ये हुआ, ये रैट वाला एक्सपेरिमेंट हुआ 2012 में, तो उसके बाद फिर रिसर्च का तूफान आया, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू की, तो तकरीबन अब तक 13 लार्ज स्टडीज़ हुई हैं. जो मेटा एनालिसिस है दैट सेज PCOS इज एसोसिएटेड विद शिफ्ट इन ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ गट माइक्रोबायोम which is dysbiosis. The shift in diversity triggers PCO. Diversity, I told you, change from one class of bacteria to another class. There is also shift of vaginal microbiome, not only the gut. When there is a dysbiosis, it is everywhere, in the gut, in mouth, in vagina, in endometrium.
So most human PCO trials have demonstrated an increased abundance of bacteroids. ये वो बैक्टीरिया हैं जो PCO कॉज कर रहे हैं, नॉर्मली पाए जाते हैं लेकिन देयर abundance has gone up. Bacteroids Prevotella जो कि मेल में ज़्यादा है, and decrease in lactobacilli species. So वो जो unknown factor जो मैंने पहले आपको बताया था, now it is known. It is dysbiosis, which is leading to subfertility, PCO, obesity, and all those PCO stigmas. अब एक और चीज़ हुई कि PCO, अब पता चल गया कि PCO नहीं कर रही ओबेसिटी, PCO बेचारी उसका हिस्सा है प्रोसेस का. वो प्रोसेस क्या है? डिस्बायोसिस, स्टार्टिंग विद डिस्बायोसिस, ओबेसिटी, हाइपरएंड्रोजनिज्म, डायबिटीज, PCO एंड ऑल दैट, एंड इट इज नोन एज DOHAD साइकिल. एंड व्हाट इज DOHAD साइकिल? अब ये देखें, इफ एडल्ट इज सफरिंग फ्रॉम PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, शी विल गेट प्रेग्नेंट. इन यूट्रो नॉन कोडिंग DNA चेंज आएगी एपिजेनेटिक एम्ब्रियो में. द एम्ब्रियो विल डेवलप दोज जेनेटिक्स, दोज कोड्स. जब वो बच्चा पैदा होगा, फेस दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जब बड़ा होगा, एक्टिव पॉलीसिस्टिक होगा, फिर जब वो माँ बनेगी, एक अनदर साइकिल स्टार्ट्स. सो दिस इज नोन एज DOHAD, डिस्बायोसिस, ओबेसिटी, हाइपरएंड्रोजनिज्म एंड डायबिटीज साइकिल. सो डाइट करती क्या है? डिस्बायोसिस का डाइट से लिंक क्या है? सो डिस्बायोसिस बेसिकली जो कुछ डाइट ऐसी हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जो कि डिस्बायोसिस कर रही है. गट से कुछ हार्मोन्स जिनका जिक्र किया सिराज साहब ने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. GLP-1, पेप्टाइड टायरोसिन, ग्रेलिन, 5-hydrotripsylon, these are the hormones which are changed. और जब ये हार्मोन आगे जाते हैं ब्रेन को, they act through vagus nerve. There is a dysbiosis, abnormal hormone production from the gut, abnormal signaling to the brain through the vagus nerve, and this is known as HP, hypothalamic pituitary gut axis. This is the new axis which is, and this is why gut is known as second brain of the body. अब कौन सी फूड है जो डिस्बायोसिस करती है? हाई फैट डाइट बैक्टीरियाइड्स को कम करती है, लैक्टोबैसिलाई को कम करती है, बैक्टीरियाइड्स को ज़्यादा कर देती हैं. क्लॉस्ट्रीडिया बैक्टीरियाइड्स जो हैं, दे आर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन. फूड विद हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज इंक्रीज बैक्टीरियाइड्स. नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम प्रीबायोटिक्स में थोड़ा बताऊंगा, मुझे टाइम थोड़ा है. तो फूड रिच इन प्लांट प्रोटीन्स and fiber 80 to 150 gram per day can reverse the dysbiosis. So since PCO की main pathogenesis is dysbiosis, इसका मतलब ये है PCO is reversible. You change the dysbiosis, you can reverse the PCO. अब फूड में ऐसा क्या है जो डिस्बायोसिस कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है फूड के साथ कि आपकी डिस्बायोसिस हो रही है, बाकी चेन इवेंट्स हैं. दीज आर AGEs. These are known as advanced glycatic end substances. और भी हैं, these are the major factors. ये glycation is a process जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड्स का, अमाइनो एसिड्स, कीटोन्स के साथ बाइंड करता है नॉन एंजाइमेटिकली. There is no enzyme involved. And for this non-enzymatic binding, you need very high temperature and dry temperature. Water molecule is दुश्मन है इस glycation का. So this glycation is of two types, endogenous, exogenous. Endogenous glycation is a natural aging phenomena. जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके अंदर ग्लाइकेशन बढ़ रही है. कुछ एक्सोजिनस है जो कि आपकी फूड में होती है. तो जब आप AGEs लेते हैं तो ये आपकी ग्लाइकेशन प्रोसेस है, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ सेज है, यानी वो रिसेप्टर्स हैं जो इसको डीएक्टिवेट भी कर रहे हैं. सो एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन का प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है. PCO में लिंक ये है कि PCO इज हाईली लिंक्ड विद दीज ग्लाइकेटिक सब्सटेंसेस जिन्हें हम एजेस कहते हैं. ए सिंगल हाई एज meal can result in endothelial dysfunction. A single meal can damage your endothelium if it is high in AGs. Excessive use, अगर आप regular use कर रहे हैं AGs का, you can have liver injury, liver fibrosis,
proteinuria, kidney diseases, heart disease, everything. And all these because of the presence of AGEs in your food. So this is the cycle. So diet rich in AGEs, worsening of PCO, and it can affect at the level of follicle. Your theca cells, your granulosa cells, they have been malfunctioning. So common foods with high AGEs, quickly. So मैंने जैसे कहा कि वो तमाम foods जो which are cooked at high temperature in the absence of water molecule, in the presence of glucose molecule, वहाँ पे glycation होगी and they will be high in AGEs. ये थोड़ी सी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं. तो ये एक सिंपल सा असूल है: हाई टेम्परेचर, ड्राई हीट, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड नो वाटर. फूड्स लो इन, ये एक लिस्ट है. अब एक छोटी सी मैं क्विकली दिखाता हूँ. अब मैंने देखा है आप लोग चिकन को इल्ज़ाम देते हैं जी पीसीओ में चिकन ये वो, लेकिन लोगों को पता नहीं चिकन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अब ये अगर देखें इसमें ब्रॉयल्ड चिकन, एक 100 ग्राम बॉयल्ड चिकन है, उसके अंदर एजीज की मिकदार 1100 है. 100 ग्राम का बॉयल्ड वाटर कुक्ड चिकन, उसकी 1100 है. बट द सेम अमाउंट ऑफ चिकन व्हेन इट इज ब्रॉयल्ड, द अमाउंट ऑफ एजी इज 6000. So it is not the chicken which to blame you. It is basically the pattern of cooking जिसको आपको blame करना है. चिकन का कोई मसला नहीं है. So it is the pattern of cooking. And you can search on internet what are these AGs और उनको कैसे avoid करना है. So summary, PCO is environmental mismatch disorder. इन यूट्रो इसकी ऑल्ट्रेशन शुरू हो जाती है. ये हमें कि पीसीओ की मदर्स के बच्चे जो हैं उनको पीसीओ क्यों हो रहा होता है. लेकिन आप ये भी देखते हैं कि अगर एक बहन को है तो 3 बहनें नॉर्मल हैं, क्योंकि ये डीएनए टू डीएनए नहीं है, इसलिए आपको इसका कोई बाकी ट्रांसफर ऑफ डीएनए जीन्स नहीं होता. अब ट्रीटमेंट, फिर पीसीओ का अब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. 2018 बार्सिलोना में एशरे केम अप विद द ट्रीटमेंट एंड सेड दैट PCO की patient, they should optimize PCO first and they should defer the pregnancy. Obese women with PCO delay infertility therapy and pursue lifestyle modification. सिर्फ इसलिए कि अगर आपने उनकी PCO ठीक नहीं की, उसको optimize नहीं किया, reverse नहीं किया, you will have another PCO patient. So this is a cycle that every physician who is treating PCO should adopt. Diagnosis, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, उसको बताएं कि थियरी क्या है, अब पीसीओ के बारे में हम क्या जानते हैं, फूड का क्या रोल है, आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एंड फिर प्रेग्नेंट होना है. फॉरगेट अबाउट प्रेगनेंसी टिल यू ऑप्टिमाइज योर पीसीओ. बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 70% of obese patients improve PCO and conceive naturally, and 50% PCO lean patient conceive naturally. So what are the treatment options in PCO? Number 1, lifestyle modification. These are the lifestyle. अब medicines कौन सी देंगे हम? Prebiotics and probiotics. There is no evolution induction. What are the prebiotics? ये तमाम prebiotics are the foods, वो foods हैं जो आप खाएं तो आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं वो फेवरेबल हो जाएं, वो आपका डिसबायोसिस ना होने दें, लैक्टोबैसिलिया आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको वो बेहतर करें. ये वो फूड हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती. इनका करेक्टरिस्टिक ये है, दे आर नॉन डाइजेस्टेबल, दे डोंट ऑल्टर द पीएच ऑफ द स्टमक एंड दे जस्ट पास इट ऑन, एंड बट दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैक्टीरिया, एंड जनरली दे आर शुगर फ्री. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीबायोटिक्स हैं. प्रीबायोटिक्स एंड देन प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप एज ए मेडिसिन देते हैं, और वो आपके वही फेवरेबल बैक्टीरिया इन हाई क्वांटिटी, एंड दे गो इनसाइड एंड दे टेक ओवर द प्लेस जहाँ पे उनको होना चाहिए, एंड दे गिव ऑल द बेनिफिट्स. प्रोबायोटिक्स के बहुत स्टडीज़ हुई हैं अब तक, और एक स्टडी मतलब ये उन्होंने की कि 8 से 12 हफ्ते देने तक high strains of all strains with a high number of lactobacilli in women with PCO, there is a significant decrease in plasma glucose, serum insulin level, significantly reduced hemostatic model, insulin resistance, improvement of lipid, modulation of inflammatory process. जब तक आप dysbiosis ठीक नहीं करेंगे, insulin resistance improve नहीं करेंगे, glucophage or metformin has no role to improve IR. Please mind it.
ये उस ज़माने की बातें हैं जब हमें पीसीओ की पैथोजेनेसिस का पता ही नहीं था। ये पता था कि ये भी काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट अब हमें पता है कि अब पैथोजेनेसिस क्या है। मैं सिर्फ 4 केसेस आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 चले, मैं फिर एक ही बताता हूँ। एक केस ये देखिए, दिस वन। She was married for 16 years, primary infertility, living together, first visit March 2021. Menstruation always withdrawal, longest amenorrhea 5 months. Initial weight was 78 kg when she came and BMI was 30. She was hypothyroid since 2010. Ovarian volumes were high. इसकी लेप्रोस्कोपी हुई, इसकी अब हुआ क्या इसके साथ साथ, इसकी ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन हुई, इक्सी अटेम्प्ट हुआ, कॉल ऑफ, लेप्रोस्कोपी हुई, बायलैटरल स्पिलेज मिला, ओवेरियन ड्रिलिंग की, नो सक्सेस, 3 IU अटेम्प्ट्स 2016-15 अनसक्सेसफुल, 2016 ICSI attempted unsuccessful. She reduced weight and she conceived in 2023 after 16 years. 16 साल उसकी ज़िंदगी के, ये तालियां बजाने की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। We are wasting our patients' life by giving them ovulation inductions, giving them IUIs, and unnecessary IVFs. यही मेरा आज का था, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।